हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मेहनवाल आज मैथमेटिक्स की क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो कि हमें क्लास 6 से लेकर के 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में भी ये काम आते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि जो प्राथमिक बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी होती हैं मैथ्स के सब्जेक्ट में। तो बच्चों, आज मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जहाँ पर कि आपको जरूरत पड़ेगी। हर एक्सरसाइज में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम आज देखेंगे, इनको समझेंगे ताकि हमें आगे अपनी बुक की एक्सरसाइज करने में आसानी हो। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में आपको जरूर मिलेंगी। अगर ये चीजें हमें नहीं आएंगी तो हमें मैथमेटिक्स में आगे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कुछ चीजें, तो इसको आप ध्यान दें। जैसे मैंने लिखा है, मैंने समय की बर्बादी को देखते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिए हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, ये हमने समझना है। प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरा, फर्स्ट नंबर प्राकृतिक संख्याएं, सेकंड पूर्ण संख्याएं, थर्ड पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याएं, फोर्थ सम एवं विषम संख्याएं, फिफ्थ भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं, 6 नंबर आरोही एवं अवरोही क्रम, 7 नंबर छोटी संख्याएं, बड़ी संख्याएं। इनमें आप निशान लगाते हैं, बड़े का निशान या छोटे का निशान, लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सन्निकट मान, ये सन्निकट मान जो होता है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। सन्निकट मान इकाई में भी सन्निकट मान होता है, दहाई, सैकड़ा में भी, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। वो सन्निकट मान जहां तक हमसे प्रश्न में पूछ रहा होता है, हमें उसका सन्निकट मान बताना होता है। और स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान हर क्लास में ये हमको पढ़ना ये जरूरी है। और ये छोटी क्लासेज में भी आपने सीखा होगा स्थानीय मान और अंकित मान। और वैसे भी ये छोटी क्लास से ही प्रारंभ हो जाती है सारी चीजें, पर हम लोग थोड़ा सा इसमें आज थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? अब संख्याएं होती क्या है? सब संख्याएं तो हैं। ये संख्याएं होती क्या है? संख्याएं हम 1 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी हम नंबर्स लिखते हैं, यानी कि लिखते जाते हैं नंबर्स जो भी हैं, 100 तक हम नंबर से लिखते हैं, गिनती लिखते हैं, या 101, 102, 103 ऐसे करके नंबर 100 से आगे लिखते हैं। 101 से लेके 200 तक जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर 201, 202, 203 करके आता है। ऐसे ही संख्याएं अनंत होती हैं। अभी प्रश्न आएगा कि क्या सबसे बड़ी संख्या लिखी जा सकती है? तो जवाब होगा नहीं, सबसे बड़ी संख्या अनंत है, सबसे बड़ी संख्या नहीं लिखी जा सकती है। तो यही संख्याएं जो अंक हम लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी हम नंबर से लिखते हैं, वही संख्याएं कहलाती हैं, वही संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या, मैंने बताया सब एट फर्स्ट, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं, ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5, बस जो भी आप लिखते हैं आगे को अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्या। कुछ भी नहीं है, इतना ध्यान देना है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर हमें पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हम कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, 1 है।
और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो हमारा जवाब होगा सबसे प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि जब कोई भी संख्या में आगे को जोड़ते जाओगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े में क्या आता है, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, क्या पता वो संख्या कितनी बड़ी बन जाती है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं कही जा सकती है, नहीं बताई जा सकती है। वैसे ही अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, पूर्ण संख्याएं। आप देखिएगा ये जो पूर्ण संख्याएं, मैं एरो लगा दे रहा हूं इधर, उसी के आगे मैं आंसर बता दे रहा हूं। ये जो पूर्ण संख्याएं बताया मैंने, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कोई खास अंतर विशेष नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं और पूर्ण संख्या में केवल 0 लगा देते हैं स्टार्ट में, प्रारंभ में 0 लगा देते हैं, उसके बाद फिर वही आ जाते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 जो भी आ गया, ये भी अनंत होती है, ये भी अनंत होती है। अब प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। अगर हमसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हमारा जवाब होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी अनंत होती है, कोई उसको हम बता नहीं सकते हैं, लाखों करोड़ों में आगे को हो सकती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण संख्या 0, ये दो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आगे होंगे। अब हम चलते हैं, जितनी बातें मैं बता रहा हूं इन चीजों को, जो खास चीजें हैं वही मैं बता रहा हूं यहाँ पर। आगे ये चैप्टर में आएंगे, जब ये आगे चैप्टर में आपके एक्सरसाइज में आएंगे मैथमेटिक्स से पढ़ाते समय, तो आपको वहां पर बहुत आसानी होगी समझने में। अब थर्ड नंबर है पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याएं। देखिए पूर्ववर्ती संख्याएं अलग होती हैं और उत्तरवर्ती अलग होती हैं, ऑब्लिक का निशान लगाया हुआ है। पूर्ववर्ती संख्याएं, मान लीजिए मैंने कहा ये 9 है, एक संख्या हमको लिखी हुई है ये 9 है, इधर डैश है और इधर भी डैश है। अगर मुझसे कहा जाए पूर्ववर्ती संख्या 9 का क्या होगा, तो मेरा जवाब होगा, इससे पूर्ववर्ती का पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाएगा। पूर्व का मतलब पहले की संख्या, इसकी पहले की संख्या कौन होगी, तो 8 होगी। अगर मुझसे कहा जाए कि इसका उत्तरवर्ती कौन होगा, पीछे उत्तरवर्ती लिखा हुआ है वहां, तो 9 का उत्तरवर्ती मतलब उसके बाद वाला, उत्तरवर्ती का मतलब बाद वाली संख्या, तो बाद वाली संख्या 10 होगी। पूर्ववर्ती 9 हमसे पूछा हुआ था कि 9 का पूर्ववर्ती बताइए, 9 का पूर्ववर्ती हमने कहा 8 होता है, और हमसे कहा 9 का उत्तरवर्ती भी बताइए, तो 9 का उत्तरवर्ती उसके ठीक एक अंक जोड़ने के बाद, एक अंक हम इसमें जोड़ देते हैं, 9 और 1 10 हो गया। अगर पूर्ववर्ती की बात करता है ये प्लस में हो गया, ये माइनस कर देना है, 9 में से 1 गया 8, तो ये पूर्ववर्ती हो गया। पूर्ववर्ती के लिए घटाते हैं और उत्तरवर्ती के लिए 1 जोड़ देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 9 और 1 10, ये उत्तरवर्ती हो गया। बस इतनी सी बात है कि पूर्ववर्ती संख्याएं क्या है और उत्तरवर्ती संख्याएं क्या है। पूर्ववर्ती का मतलब जो भी अंक हमसे पूछा जाए, हमारा जवाब वही होगा जैसे मैंने यहाँ बताया। मान लीजिए हमसे कहा दिया जाता है 979, ये एक अंक दिया जाता है, हमें संख्या दी जाती है, अगर कहा जाता है बच्चों बताइए कि इसमें पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी और उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। बड़ी संख्याएं भी दे सकता है, जरूरी नहीं हो 9 और 10 8 वाला ही नहीं दे सकता है, बड़ी संख्याएं भी देगा। बात वही मैंने कहा कि अगर पूर्ववर्ती संख्या करनी है तो इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 1 माइनस किया 8, 7 का 7, 9 का 9, तो मैं यहाँ लिख दूंगा
पूर्ववर्ती में 978 और यदि मुझसे कहा है कि उत्तरवर्ती भी बताइए तो मैं इसको एक माइनस न करके इसको यहाँ पर +1 कर दूंगा, यहाँ पर प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 9 और 1 10 कैरी 1, 7 और 1 8, 9 का 9 यानी 980। अब मेरा जवाब हो गया कि भाई 979 का पूर्ववर्ती संख्या 978 है और इसी का उत्तरवर्ती 980 होता है। ये उत्तरवर्ती होता है। पूर्ववर्ती में एक जो भी संख्या हमको दी हुई होती है उस संख्या में एक माइनस कर देते हैं तो हमको वो संख्या पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाती है। और यदि हमें उत्तरवर्ती संख्या पूछी जाती है हमसे तो हम उसमें एक प्लस कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं तो वो संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है। अब कोई संख्या बड़ी भी हो सकती है, मान लो हमको इस तरीके से कोई संख्या दे दो 999 ऐसे करके दे दे तो हम क्या करेंगे, हमसे पूर्ववर्ती पूछ देगा या उत्तरवर्ती पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले 1 घटाएंगे, यहाँ लिख देंगे, इसमें 1 जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, इधर को घटा के लिखेंगे, उधर को जोड़ के लिखेंगे। वही पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। अब ये समझ में आ गया होगा। इनमें थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। 4th नंबर, 4th में क्या दिया है, पूर्ववर्ती में आप समझ गए होंगे, इसमें दिया है 4th में सम ऑब्लिक विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या है और विषम संख्याएं क्या है। सम, आप जब नंबर कोई लिखते हैं सम का मतलब जोड़ा और विषम का मतलब इसका जोड़ा नहीं है। मान लीजिए मैं यहां पर आपको थोड़ा बता देता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक हमने बच्चों से पूछा, बच्चों ये संख्याएं दे रखी है 1 से लेकर 10 तक, आप इसमें से सम संख्या छांटिए और विषम संख्या छांटिए। तो बच्चों का जवाब होगा सम। सम का मतलब जोड़ा वाले दो संख्या सम है 4 6 8 10। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो संख्याएं 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती है पूरी बार, 2 से पूरी बार डिवाइड हो जाती है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, कोई भी शेष नहीं बचता है, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्याएं जिनमें रिंग नहीं किया हुआ है वो विषम संख्याएं हो गई, इनके जोड़े नहीं बनते हैं और ये 2 का भाग इनमें पूरी बार जाता भी नहीं है। 2 का भाग 3 में कहां जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 बच जाएगा, 2 2 जा 4 इसमें 5 में भी नहीं जाएगा, 2 2 जा 4 1 बच जाएगा, 2 3 जा 6 1 बच जाएगा, 2 4 जा 8 1 बच जाएगा। जहां पर बचने वाली बात हो रही है, रिमाइंडर की बात हो रही है, शेष की बात हो रही है, पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा है, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्या मतलब 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती है और शेष कुछ भी नहीं बचता है, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी बार विभाजित नहीं होती हैं, उनमें शेष बच जाता है, तो वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यहां तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नंबर 5 में क्या कहता है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब यहां भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले मैं अभाज्य को बता देता हूं, यही पर बच्चे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं से, वह संख्या जो 1 और स्वयं से
विभाजित हों, विभाजित हों, वो एक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं केवल एक और स्वयं से, यानी 1 से और स्वयं जो संख्या दी होती है उससे ही विभाजित हो सकते हैं, बाकी संख्याओं से विभाजित नहीं हो सकती है। जबकि भाज्य संख्या जो पहला नंबर लिखा हुआ है, जबकि भाज्य संख्याएं एक से और स्वयं से तो होती ही हैं, किंतु अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है। जैसे मैं कहूं बच्चों ये है 13, ये भाज्य है या अभाज्य है? तो ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है। क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसको किसी भी संख्या से भाग दूं, ये पूरी बार जाने वाला नहीं है। केवल ये या तो 1 से जाएगा, 1 1 जा 1, ऐसे भी बच्चे करते हैं। 3 बच गया, 1 3 जा 3, 13 1 जा 13 हो गया, 13 1 जा 13 ही तो हुआ। अगर मैं कहूँ 1 के अलावा मैंने क्या लिखा, 1 और स्वयं से का मतलब स्वयं कौन है, 13 है। जैसे मैंने कहा बच्चों ये कितना है, 13 अभाज्य है, तो स्वयं कौन हो गया, 13 ही तो हुआ। 13 1 जा 13, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, 0 बचा। तो ये जो है इसमें अभाज्य संख्या में केवल 1 और स्वयं, यानी कि जो संख्या दी हुई है उन दोनों का ही विभाजन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। या तो 1 से होगा या फिर वो जो स्वयं दे रखी है उसी से डिवाइड हो सकता है। तीसरी कोई संख्या इसमें नहीं आएगी। जबकि भाज्य संख्या में एक से भी होगा, स्वयं से भी होगा, और कोई तीसरी चौथी और भी कई संख्याओं से उसमें भाग जा सकता है, यानी कि पूरी बार भाग जा सकता है, भाज्य है ना। जैसे मैंने कहा 21 कर दिया। अब 21 में 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 21 में तो 1 2 जा 2 हो गया। ऐसे बच्चे ऐसे करते हैं, नहीं 1 आ गया 1, अब यहाँ 1 बच गया, 1 बच जा 1, ऐसे हो गया, इसे ही बचा। और स्वयं भी है, जैसे अभाज्य थी वैसे भाज्य भी बता रहा हूं। अब जैसे मैंने कहा स्वयं से भी है, स्वयं का है 21, स्वयं से है तो 21 बन गया 21। अब इसमें अभाज्य संख्या में तो केवल 2 ही हो रही थी, लेकिन मैं भाज्य बता रहा हूं, भाज्य में ये 21 और इन दोनों से अलावा डिवाइड होगा। कैसे? जैसे ये 3 से भी तो हो रहा है, 3 से भी तो है, 3 7 जा 21 ही होता है, या सॉरी 21। और या मैं कहूं क्या ये 7 से नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 7 3 जा 21। तो यानी कि 1 2 3 4 इसके अलग अलग गुणनखंड हैं, इसके कई गुणनखंड हो रहे हैं। एक भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 7 भी हो रहा है, 21 भी हो रहा है। तो 1 से अधिक है, नहीं 2 से अधिक है, यानी यह 4 बार होगा। तो इस तरीके से इन सवालों को हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझना है। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, जबकि भाज्य संख्याएं इन दोनों के अलावा 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती हैं। तो ये हो गई भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब देखते हैं आगे आरोही एवं अवरोही क्रम। अब आरोही और अवरोही क्रम कहीं कहीं पर बच्चों को ऐसा किया जाता है, मान लीजिए माध्य बताना होता है या औसत बताना होता है। औसत के सवाल आएंगे आगे, माध्य का बताइए, ऐसे सवाल होते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ और दिया जाता है, जैसे दे देगा 3 2 1 7 5 9
3 6 5 0 5 इस टाइप से दे देगा भाई। अब हम इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम कैसे बोलते हैं? आरोही का मतलब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? आरोही हमारे पास 0 एक बार आया है तो 0 पहले आ जाएगा। फिर एक 0 के बाद क्या आया? 0 के बाद 1 आया। इनको रिंग कर देता हूं मैं, आप समझ जाएंगे। पहले 0 है सबसे छोटा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। फिर 1 है, 1 लिख दिया मैंने। फिर क्या है? 2 है, अभी दो बार भी हो सकते हैं, कहीं पर ये भी ध्यान देना है। फिर 2 है, 2 भी लिख दिया मैंने। अब 3 देखिए, यहाँ 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 दो बार लिखना होगा। 3 and 3 दो बार आया है। उसके बाद 4 तो वही है नहीं, 5 5 5 यानी 3 टाइम्स 3 बार आया है, तो 3 बार ही लिखना है। 5 5 कॉमा करके 5। अब क्या है? 5 भी हो गया, 6 है और तो कहीं 6 नहीं है, ध्यान देना है। 6 नहीं है तो ये 6 लिख दिया। अब उसके बाद क्या बचा? 7 बचा, तो फिर 7 आ गया। फिर क्या बचा? 7 भी रिंग कर दीजिए, 7 आ गया। अब 8 तो है नहीं कहीं पर, 9 है तो 9 आ गया। ये हमने आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 1 जोड़ दिया 3, 3 से 4 5 6 7 8 आगे बढ़ते हुए क्रम। जैसे इसमें दिखा रहा है 0 सबसे छोटा है, फिर 1 है उससे बड़ा, फिर 2 उससे भी बड़ा है, 3 उससे भी बड़ा है, 3 दो बार आगे बढ़ा है, 5 बड़ा है, फिर 6 बड़ा है, फिर 7 बड़ा है, 9 बड़ा है। इस प्रकार से यह आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। इस आरोही क्रम को हम बढ़ता हुआ क्रम भी कहते हैं। उसके बाद आता है अवरोही क्रम। कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। इसी सवाल को जब हमने आरोही में लिख दिया है, इसी का उल्टा कर दीजिए, ये अवरोही क्रम हो जाता है। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। दो क्रम होते हैं, एक बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है और घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। ये बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम और घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम। आरोही क्रम हमने लिखा था, अवरोही क्रम में इसको हम कैसे लिख देंगे? 9 7 6 5 5 5 3 3 कोमा भी लगाना, 3 अलग है और 3 अलग है। 3 3 2 1 0 इसी का उल्टा करके इधर को लिख दिया। ये हो गया आरोही और ये हो गया नीचे वाला अवरोही। ये हो गया अवरोही क्रम। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये आरोही और अवरोही समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर, छोटी संख्या या बड़ी संख्या। कहीं कहीं बार अब छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे सॉरी छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे दी होती है? मान लीजिए हमको दिया जाता है एक जगह 927 और एक यहां पर दिया जाता है 329। अब हमको बीच में यहां पर रिक्त स्थान भरना होता है। हमसे पूछा जाता है भाई इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? ये तो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आप इतना तो जानते हैं, 6 7 8 में पढ़ने वाला बच्चा जानता है इतना। तो हमको केवल निशान लगाना होता है कि सर 927 बड़ा है। बड़ा है तो इसकी तरफ निशान कैसे लगेगा? इसकी तरफ निशान ऐसे लग जाएगा। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। अगर मैं इसी को लिख दूं दूसरा कोई 525 और डैश और इधर लिख दूं मैं 874। अब इसमें बड़ा कौन है? इसमें बच्चे कहेंगे यही बड़ा है, ये बड़ा तो यही है, तो इसमें कैसे लगेगा? इधर को निशान नहीं लगेगा, मुंह इधर को खुला रहेगा जो बड़ा होता है। तो बड़ी संख्या है 874
और जहां कोई ये तीर का निशान बना हुआ है ये छोटी संख्या है। तीर का निशान जहां मिला हुआ है ये छोटी संख्या है। इधर भी तीर का निशान उधर हो गया है तो वो छोटी है। ये छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान आनी चाहिए। उसके बाद सन्निकट मान, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 नंबर वाला। 8 नंबर सन्निकट मान, थोड़ा इसको मैं साफ कर देता हूं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सन्निकट मान। भाई सन्निकट से शब्द से ही पता लग रहा है सन्निकट, यानी कि उसके आसपास जो संख्या है उसको कहते हैं सन्निकट। निकट मतलब पास में, उसके पास में कौन सी संख्या है। मान लीजिए कहा जाए 970 का सन्निकट मान क्या है। मैं अब सन्निकट मान में भी यह हो जाता है, सन्निकट मान अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर हमसे कहा जाए कि 970 का हजारवें अंक का सन्निकट मान बताओ, 1000वें अंक का। अब 1 10 100, अब 1000वां दिया ही नहीं होगा, यहाँ तो 1000 है ही नहीं। अगर हमसे कहा जाए इसके 100वें का दे दिया, 10वां दे दो, ढाई अंक का सन्निकट मान बताओ, सन्निकट मान बताओ, 2.5 अंक तक का सन्निकट मान बताओ। तो हम कहेंगे कितना, 970 है तो 2.5 में क्या होगा, 2.5 का मतलब 10 होता है। अब 10 में हम क्या बताएंगे, सन्निकट मान। 2.5 का मतलब हम इसको 970 ही कहेंगे, 970 ही कहेंगे। अगर कह देंगे सैकड़े में बताओ सन्निकट मान, सैकड़ा बता दो कहेंगे, सैकड़ा अंक का 10 मान बताओ। तो सैकड़े में कैसे बताएंगे, सैकड़े का मतलब हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये 950 से अधिक होता है तो हम इसको 1000 मान लेते हैं, इसका 1000 1000 हो जाता है सन्निकट मान। और अगर ये मान लो यहाँ पर 950 न होके ये 945 भी होता या 935 होता या 940 होता, यानी कि 950 से कम होता, यहाँ ये तो अपनी जगह पर ठीक है 9। तो अगर ये इससे कम होता 950 से, तो हम इसका सैकड़ा अंक का स्थान हमारे पास कितना था, केवल 900 होता। कब होता, जब 950 से छोटी संख्या होती, जैसे 945 लिखी होती, तो हम इसको 9000 लिखी हमने, 900 होगा तो 900 होगा। और अगर 935 भी होता तब भी 900 होगा, 910 होता तब भी 900 होता। यानी कि यहाँ ध्यान देना है कि ये इसके इर्द गिर्द कहां पर है, इसके आसपास कहां पर है। ये सन्निकट मान है, इसका भी आपका एक चैप्टर है 6th क्लास में है, इसको आपको समझना है। अब स्थानीय मान, स्थानीय मान में क्या है, स्थानीय मान और अंकित मान। देखिए स्थानीय मान और अंकित मान, यहाँ पर इसको समझिए, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा। ये आता भी है सभी क्लासेज में, छोटी क्लासेज में भी है और बड़ी क्लासेज में भी आता है, ये समझना जरूरी है। मान लीजिए 9 7 8 6 5 9, अंक में 8 का स्थानीय मान वो अंकित मान का अंतर बताइए।
अंतर बताइए। ऐसा सवाल मान लो आ जाएगा। क्या कह दिया इसने कह दिया हमसे ये पहली संख्या कितनी है इसको पढ़िए। 1 10 100,000 10,000 lakh 9,78,659। ये जो अंक है इसमें 8 का यानी 8 नंबर जो है ये है 8, अंडरलाइन कर दिया। 8 का स्थानीय मान भी बताया जा रहा है और अंकित मान का अंतर। स्थानीय मान भी बताया जा रहा है, वो अंकित मान भी बताया जा रहा है और स्थानीय मान और अंकित मान को बता करके उनका अंतर भी बताना है। देखिए स्थानीय मान कैसे होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे 1 से 10 100,000 8,000 आ गए, तो हमने यहाँ 8,000 8,000 लिख दिया। अब अंकित मान का इसको ध्यान से देखना, अंकित मान को कभी भी इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। अंकित मान का जो संख्या का अंक है वही है केवल 8, ये अंकित मान है। अगर इसी सवाल में अभी मैं बताऊंगा आगे, हमने स्थानीय मान में क्या करा, ये हमको पूरी संख्या दी थी, हमने 1 से 10 8,000 लिख दिया। उसके बाद हमने 8 का स्थानीय मान तो ये लिख दिया यहाँ पर, और उसके बाद का अंकित मान को सेम वैसे ही उतार दिया, 8 को उतार दिया। इसका अंतर निकाला, अंतर का मतलब घटाना माइनस करना, 10 में से 8 गया 2, 9 और यहाँ 9 और यहाँ से ये बच गया। अब सवाल कभी-कभी ऐसा भी आ जाता है, इस संख्या के अंक में 8 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग, यहाँ पर अंतर न करके योग लिख देगा। योग बताइए या योग ज्ञात कीजिए लिख देगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो ऐसे ही, ये 8 का स्थानीय मान 8,000 है और 8 का अंकित मान 8 है। अब अंतर भी पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ दूंगा। योग का मतलब प्लस करना, जोड़ देना। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, प्रश्न बदल सकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 8 का 8, 0 का 0, 0 का 0, 8 का 8, 8,008 हो गया। अब इसको इतना समझना है, स्थानीय मान, मान लो यहाँ पर एक आता है 7 का स्थानीय मान बताओ, इस 7 का बताओ कह देता, तो 7 का स्थानीय मान हम क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 10,000 ये 7 आया, ये 7 को यहाँ लिख दो। बच्चों की समझ में, आपकी समझ में किसी के नहीं आ रहा है ऐसा भी कर सकते हैं, जिसको पूछ रहा है उसको यहाँ 7, ये 7 लिख दिया, 1 2 3 4 0 आगे बढ़ा दो, कितना हो गया 70,000 हो गया। और उसके बाद क्या कर रहा है, अंकित मान भी बता दो, बात है इसका 7 का, तो अंकित मान मैंने कहा जो भी संख्या का अंकित मान पूछता है वो 7 ही रहेगा। अंतर कहता है तो घटा देते हैं, अगर योग कहता है तो जोड़ देते हैं, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात। स्थानीय मान और अंकित मान, छोटे बच्चों को तो स्थानीय मान अंकित मान दूसरे तरीके से बताया जाता है 5th क्लास तक, आपने वो लोगों ने भी सीखा होगा। जैसे इसी संख्या को मैं यहाँ लिखूं 9 7 8 6 5 9, तो छोटे बच्चों को इस तरीके से 1 यहाँ बच्चा 1 से लिख देता है, यहाँ 10 से लिख देता है, 100 लिख देता है, 1000 लिख देता है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं 10,000 लिख देता है, 1 से 10 100,000 10,000 यहाँ लिख देता है। इस तरीके से वो टेबल जैसी बना करके सीखता है, ये आप लोगों ने भी सीखा होगा। तो वही चीजें तो यहाँ पर भी यहाँ डायरेक्टली कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे होता है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा, और फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।